बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का ही तस्करा करने जा रहे हैं। इन इंतखाबात को अगर देखें तो सियासी दर्जा हरारत इन इंतखाबात के बाद बहुत हद तक बढ़ गया है, जिसमें सियासी जमातों के नुमाइंदगीन की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। पता नहीं था कि ऐसा सूरत हाल ये इख्तियार कर लेगी और ऐसे लफ्जी जंग जारी हो जाएगी, जिसमें एक दूसरे पर ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बल्कि कई गड़े मुर्दे भी उखाड़ने की बातें की जा रही हैं। धांधली के ऊपर जब बात होती है, हमेशा इलेक्शन के बाद धांधली का तस्करा होता है, वोट चोरी के होने की बात होती है, लेकिन बात इस हद तक बिगड़ जाएगी हमने ऐसा सोचा नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो लफ्जी जंग जारी है, इसका अंजाम क्या होगा और क्या आने वाले वक्त में दोनों सियासी जमातें इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखेंगी, या फिर एक मर्तबा फिर हम देखेंगे कि दोनों जमातों को एक साथ बैठे हुए हंसते खेलते हुए, जैसा कि माजी में भी होता आया है। लेकिन हर बार एक दूसरे के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाना और ये कह देना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हम बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे बड़ी ये बात चुभती हुई लगी कि आप पास्ट को जब इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को भी धांधली के ऊपर ही जो है वो उसी ट्रैक पर ले गए हैं और अब इनको हम धांधली नहीं करने देंगे। मतलब आप धांधली के इल्ज़ामात लगाएं, आप एक दूसरे को काउंटर करें, लेकिन इस हद तक कि फिर आप सामने बैठेंगे और फिर मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से हंस खेल लेंगे। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जीबी में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक थे, अब आज़ाद कश्मीर में आप हार रहे हैं तो इलेक्शन ख़राब हो गए हैं। गो के अभी तो एक मरहला हुआ है, एक फेज़ हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना एहतजाज, इतना शोर शराबा ऐसा क्यों किया? ज़रा इस पर हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला आखिर हम कब तक देखते रहेंगे सियासी कायदीन की जानिब से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर एनालिस्ट इब्राहिम बेग साहब मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट बेगराज साहब भी हमें ज्वाइन करें। बेगराज साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हुए सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक मरतबा फिर वही धांधली के इल्ज़ामात, वही एक दूसरे को काउंटर करना, ज़ातियात तक बात ले जाना। सर ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? ये किस हद तक डेमोक्रेसी में जस्टिफाइड है आपकी नज़र में? आप मुझसे पूछ रहे जी हैं? जी, बेगराज साहब आपसे। अच्छा, बात ये है हुमा कि ये कोई डेमोक्रेसी में ये कोई नई बात तो है नहीं, ना ही कोई अनहोनी बात है। आप दुनिया भर के इलेक्शंस देख लें, वहां पर यही होता है। और मार कुटाई भी होती है, इल्जामात भी होते हैं। क्या अमेरिकी इलेक्शन जो हैं उनमें चीन के ऊपर इल्जाम है, उनके रूस के ऊपर इल्जाम है, और इसी तरह जो बाकी दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, तो ये बहुत ही मामूली सी बात है। आप इसे कह लें कि ये जमहूरियत का हुस्न है। हम्म। और ये इल्जामात लगते हैं इंतखाबी मुहिम जोई के दौरान, वोटिंग के दौरान, और उसके बाद ये 2-4 दिन जब गुजरते हैं, नतायज इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देता है, उसके बाद उजरदारियां इंतखाबी चलना शुरू हो जाती हैं हम्म। और ये मामला सेटल डाउन होता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, मैं निस्बतन कह रहा हूँ, कि बहुत ही पुरअमन इंतखाबात होते हैं। और खुदा न खास्ता वो जो कभी माजी में होता था यहाँ पर, बेग साहब आपको बताएंगे, इब्राहिम बेग साहब, कि यहाँ हम्म। पर तो इतने कत्ल हो जाते थे सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में। 20-20, 30-30 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। अब तो बहुत मैच्योरिटी आ गई है। और ये जो इल्जामात हैं, इनके पीछे एक तो इसको, ताकि ये बिल्कुल इलेक्शन होम्योपैथिक ना नजर आए और हम्म। पता चले कि नहीं मुकाबला हो रहा है, इंतखाबात होते हुए नजर आए। तो बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की है, जी। उनको इसके अलावा कोई गुफ्तगू आती नहीं थी। बेग साहब फिर नाराज होंगे, उनके लीडर हैं वो। लेकिन वो चाहते तो इस माहौल को गर्मा सकते थे किसी और तरीके से भी। हम्म। दरमियान में अदारों को घसीटने की जरूरत नहीं थी। और अगर उसका जवाब देने वाले जो हैं वो चाहते तो वो भी इसका जवाब कोई बहुत ही टेक्निकल तरीके से दे सकते थे। सही। उन्हें भी इसको इश्तियाल पर मबनी जवाब जो है वो नहीं देना चाहिए था। हम्म। लेकिन मैं हुमा फिर कहूंगा कि ये बिल्कुल वक्ती सी बात है।
ठीक। ये दर्शनी सी लड़ाइयां हैं, इनमें कोई हकीकी लड़ाई जो है वो है नहीं। और ये जितनी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, जो इलेक्शन में है, वो एक ही कश्ती की सवार हैं। कोई इस कश्ती में सुराख करने की जरूरत नहीं करेगा, वरना सब जो है वो डूब जाएंगे। ठीक। इसलिए हाँ जी, ये मेरी गुजारिश है। बाकी ठीक हो गया सर। आपके मुताबिक ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये स्क्रिप्टेड हैं। इब्राहिम बेग साहब, मैं थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू करने की दरख्वास्त करूंगी। साथ में एक बात और कि ठीक है, एक पल को मान लेते हैं ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स या ज़बानी कलामी इस हद तक ही हैं, इनका कोई प्रैक्टिकली हम वो नहीं देखेंगे, या इस पर विफाक का कोई इस पर जो है वो असर नहीं आएगा विफाक पर। यहाँ एक चीज़ जो इम्प्रेशन जनरेट होता है, बिलखुसूस हमारी नई नस्ल क्या देख रही है, उनके अंदर हम एक इश्तियाल इनकलकेट कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट तो हम नहीं भुगतने ना फिर आगे। नहीं, देखें, ये जो इलेक्शन, बेग साहब ने ठीक कहा है कि इलेक्शन में छोटी मोटी शिकायत चीज़ें होती रहती है और लीडर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं। लेकिन इस मौके पे हमें देखना ये चाहिए कि 3 बड़ी पार्टीज़ है पाकिस्तान में जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था आज़ाद कश्मीर के अंदर। एक पार्टी पहले आउट हो गई, उसको मौका नहीं दिया गया, उसने बाइकाट कर दिया, वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि फेडरल गवर्नमेंट और हर जगह पे इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। अब कंप्लेंट की है पीपल्स पार्टी ने कि हमें हराया गया धांधली से। देखिए, पीपल्स पार्टी खामखा भी मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है कि वो वैसे शिकायत कर रहे हों, लेकिन उनके लोग मरे हैं वहाँ पे, उनके लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, वर्कर्स, एक वर्कर शहीद वहाँ पे फौत हो गया फायरिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे, जो कि इलेक्शंस का हिस्सा बाज़-औक़ात होती है, कुछ बाज़-औक़ात इलेक्शन से ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे कुछ हुआ है। एक तो उसको अननोटिस नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को उसका नोटिस लेना चाहिए, ठीक है, उसकी इंक्वायरी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका पूछना चाहिए, उसकी देखना चाहिए, प्रोब करना चाहिए। मुमकिन है वो गलत कह रहे हो, मुमकिन है वो सही कह रहे हो, ठीक है, लेकिन ये कह देना कि इसको बिल्कुल ही लिफ्ट ही नहीं करानी, ये एक गलत तरीक़ाकार होगा। एक बात होगी। सेकंड ये है, देखिए, इलेक्शन आपके एक इंतहाई सेंसिटिव इलाके में, जिसको आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं, हमारा हिस्सा है, हो रहे हैं। आजकल वहाँ पे एक तहरीक चल रही है, पहले तो वो हकूक़ के तौर पे चली, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट और उसमें ऐड हो गए। इलाके बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। जहाँ इलाका सेंसिटिव हो चुका हो, वहाँ पे शफाफियत को ज़रूर देखना चाहिए। इलेक्शन शफाफ सिर्फ होने नहीं चाहिए, बल्कि इलेक्शन शफाफ नज़र आने चाहिए। सर, इसीलिए शायद ये ऑप्शन दिया गया था कि 3 मरहलों में होंगे। पहला मरहला, लेकिन आगाज़ में हमने इतना एग्रेशन, इतनी इश्तियाल अंगेज़ी देख ली कि मुझे नहीं लगता कि अब ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, या इसमें हम थोड़ी बहुत जो है ये क्योस ख़त्म होता देखेंगे। उन्हीं मरहलों की वजह से, वही आगे चल के मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों ये मराहल की वजह भी एक वजह है इस पूरी लड़ाई की या गर्मा गर्मी की। अच्छा, एक तो वहाँ पे शफाफियत, इलेक्शन जमहूरियत शफाफियत का नाम है, उसको शफाफियत के साथ लड़ना चाहिए, इसलिए कि इलाका सेंसिटिव है। आपके रियल नुमाइंदे आएंगे, वही आगे जाके एक्शन कमेटी या बाकी लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे और मसाइल को देखेंगे और मसाइल को हल करेंगे। अगर गैर शफाफ तरीके से नुमाइंदे आए तो उससे मसला हल नहीं होगा। तीसरी एक और चीज़ है, तीसरी ये है, जैसे आपने कहा 3 मराहल में इलेक्शन, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि 3 मराहल में इलेक्शन है। एक इलेक्शन हो गया, पार्टीज हारी या जीती वो आपके सामने है, 2 मरहले बाकी है। अब हारने वाली पार्टी अगर इसको मान लेती है कि हम वाकई हार गए, अगर धांधली नहीं हुई, अगर वो इसको उठाते नहीं आए, इसको वो पिक नहीं करते, इसको बूस्ट नहीं करते, इस मुद्दे को बैठने देते हैं, तो अगले 2 मराहल ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएंगे। इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए, गर्मा गर्मी के लिए, ये तकारीर जो बिलावल कर रहा है वो ज़रूरी भी है और सियासत का हिस्सा भी है। और एक और चीज़ है, देखें, आप 3 मराहल, सर आप बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि ये ज़रूरी भी और सियासत का हिस्सा भी है, लेकिन अगर दूसरी जानिब से भी इतने इश्तियाल अंगेज़ बयानात आए तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और आने वाली सूरत हाल का तस्करा हम करते ब्रेक पे जाने से पहले उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेगराज साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर,
जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि कोई ख़ास टेंशन की बात नहीं है, ऐसे बयानात का सिलसिला हमने हर इलेक्शन के बाद देखा, ड्यूरिंग इलेक्शंस भी जारी रहता है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है। लेकिन सर, आम आवाम पे इसका जो इम्प्रेशन जाता है, जो एग्रेशन डेवलप होता है, बिलखुसूस नौजवान नस्ल में, उस पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शऊर भी उजागर करने की ज़रूरत है और सियासी कायदीन को भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। नहीं, ये आपने इखलाकी पहलू जो है वो वहाँ उजागर किया है। हम्म। जाहिर है इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल में कोई लगब गुफ्तगू नहीं हुई। सियासी स्टेटमेंट जरूर आई हैं। मैं असल में डिफेंड नहीं कर रहा, आपका हम्म। मुकदमा ठीक है, ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आप नस्ल नौ का इखलाक संवारना चाहते हैं इन सियासतदानों के जरिए, उनका अगर आप इखलाक देख लें तो आप कहें कि बेहतर है कि वो ऐसे ही रहे, मजीद उनका कहीं इखलाक बिगड़ ही ना जाए। हम्म। क्योंकि ये जो हमारा है ना सोशल मीडिया, इसने इंतहा कर दी हुई है। ना सिर्फ ये कि नौजवान नस्ल को जो है वो डिट्रैक कर दिया हुआ है, बल्कि बहुत से जो हमारे सियासतदान हैं, दानश्वर हैं, अखबार नवीस हैं, हत्ता के हम्म। वो भी बेचारे इसके राव में बह चुके हैं। तो एक इखलाकी मसला कौमी सतह का मसला है। सही। बाकी आपकी ये बात सही है कि किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि गिरेबान तक हाथ पहुंचे एक दूसरे का और एक तमाशा लगे और पता चले कि इतने बैन अवी लेवल के लीडर हैं। आप बिलावल भुट्टो भी बैन अवी की शख्सियत है बिल्कुल। और नून लीग वाले भी बैन अवी हम्म। जो है शख्सियात हैं, और तजर्बा भी बहुत ज्यादा है दोनों पार्टियों का। ऐसे ही। तो दूसरा ये कि इकट्ठे भी बैठे हुए हैं, ये आपकी बात भी सही है, लेकिन जब बर्तन इकट्ठे होते हैं तो आपस में टकराते भी हैं ना। हम्म। और जो लोग आपस में बैठते हैं वो इक्तदार में बिल्कुल साझापन है उनका, सही। शेयरिंग है हर तरीके से। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एपिसोड चलेगा, अभी अगले मरले में भी हम्म। थोड़ी सी इसमें शिद्दत आएगी, ठीक। लेकिन असल तीसरा मरला जो होगा उसमें फिर कुछ और फैक्टर्स भी उसमें शामिल होने का अंदेशा है। ठीक। और वहाँ शायद जो है वो तशद्दुद के वाकयात भी हो जाएं, और हो सकता है कि एक पार्टी जो है वो जो धरने वाले हैं उनकी हमदर्दियां लेने की कोशिश करे हम्म। और वो जरा पटड़ी से और नीचे उतर जाए, ठीक। और दूसरी पार्टी जो है वो धरने वालों को धर के रखे, जिसे पंजाबी में कहते हैं, हम्म। और उससे जो है वो इंतशार और तशद्दुद के और वाकयात हो जाए। खुद ठीक। धरने वाले जो हैं उनका अपना भी एक एजेंडा चल रहा है, आपने हम्म। देखा होगा। उनकी भी जो तस्वीरें आ रही हैं असले के साथ, सही। और उनके लोग जो फायरिंग कर रहे हैं ओपन। तो लेकिन ये सर, यहाँ मैं ये ये नहीं बात कह भी रहा। मेरा ख्याल है कि अहम है कि हम जब आम आवाम की बात करते हैं, जो चाहे एहतजाज कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेज हैं, उनके अंदर इस वक्त इंतशार भरा हुआ है, उनको थोड़ा बहुत उनके डाउट्स ख़त्म करना, उनकी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए सियासी जमातों को एक पेज पर आना और फिर आवाम को एतमाद में लेना, इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा? अच्छा, एक तो हुमा बात ये है कि एतमाद क्या है? एतमाद नाम है वोट का। हम्म। वोट जरिया है एतमाद जाहिर करने का। देखें, मीरपुर डिवीजन में जो बयान आया है या स्टेटमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 6 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। 6 सही। लाख से ज्यादा वोटर्स ने हिस्सा लिया है। अब अगर यही रेशो रहती है मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी, और यही जो है वो सूरत हाल 19-20 के फर्क से चली जाती है पुंछ डिवीजन में भी, तो इट मीन्स के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है। वो वोट को जरिया समझते हैं, ना कि किसी जलाओ घेराव को या धौंस धांधली को या किसी जत्थाबाजी को। तो ये साबित हो जाएगा, मीरपुर डिवीजन में साबित हो गया कि मीरपुर डिवीजन के लोग जो हैं वो पुरअमन हैं और वो हम्म। वोट के जरिए तब्दीली चाहते हैं। और अब मुजफ्फराबाद होने जा रहा है, और इसी तरह आप देखेंगे तो ये सारे मराहल जो हैं ये ऑटोमेटिकली ये इन बिल्ट इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। और मेरा ये ख्याल है कि वो लोग जो इलेक्शन पर बिलीव नहीं कर रहे या इसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। लोग अपनी बदएतमादी का इजहार उनके बारे में कर रहे हैं और कर देंगे। मेरा ये जाती ख्याल। ठीक हो गया। इब्राहिम बेग साहब, सर आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है जब हम आने वाली सूरत हाल की बात करते हैं? अभी तो नताइज तस्लीम ना करने की बात हो रही है, रीपोलिंग की बात हो रही है, चलें ये सारा कुछ हो जाता है।
अब जब हुकूमत साजी की बात आती है, जब तक तमाम तर चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, हम्बल वे में आगे नहीं चलेंगी, मेरा नहीं ख्याल वो जो एहतजाजी काफ़िला है या फिर वो लोग जो इस वक्त इंतशार में हैं, जो अपनी डिमांड्स पूरी करने की बात करें, उनकी डिमांड में से कोई एक भी बात या एक भी नुक्ते पर बात होगी। अच्छा, उस पर तो बात कर लेते हैं। इससे पहले देखें, इस पूरे इलेक्शन में और गर्मा गर्मी में और कैंपेन में और तकरीरों में बिलावल के और दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो बहस मुबासा हो रहा है, उसमें जो अहम कैच है वो फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। उसका जिक्र दोबारा आ गया है। ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद अपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाया था और उन्होंने कहा था जी जायज़ हुकूमतें नहीं हैं, फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, इनको वोट नहीं मिले, वोट इनको किसी और को मिले, बना इनको दिया गया। ये तो अपोजिशन की बात थी जिसके खिलाफ ज़ाहिर हुकूमतें और अपोजिशन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई दो हुकूमतों के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान लोग बैठे हुए जो इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, आइन में तरमीमें कर रहे हैं। उन आइनी तरमीम के बड़े दूररस असरात मौजूद हैं और मज़ीद रहेंगे हमेशा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ख़ास तौर पे अदलिया के बारे में जो आइनी तरमीम हुई उसके बहुत दूररस नताइज हैं। तो 47 का दोबारा जिक्र करना और हुकूमत के साथ, हुकूमत का साथ देने वाली एक पार्टी ये कह रही हो कि ये 47 के ये एक बड़ा एक बन गया है, पॉइंट बन गया। मैं समझता हूँ ये फ्लैश पॉइंट है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो डिबेट भी हो रहा है सोशल मीडिया में भी, टीवी चैनल्स में भी, इंटेलेक्चुअल्स में भी, जर्नलिस्ट में भी, हर जगह पे ये बात हो रही है कि लोग आपस में बैठ के जब फॉर्म 47 की बात करेंगे तो इसका मतलब है अपोजिशन के मौक़िफ़ को किसी हद तक आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो मौक़िफ़ गलत नहीं था। एक बात हो, ठीक हो गई। दूसरी जो आपने कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ज़ाहिर सेंसिटिव इलाका बना हुआ है आज़ाद कश्मीर, उसके लिए मैं अगेन वही बात करूँगा कि शफाफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन के थ्रू जायज़ और सही नुमाइंदे जो लोगों के नुमाइंदे हों। जैसे बेग साहब ने कहा कि वहाँ पे 6 लाख वोट अगर पड़े हैं तो वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों का एतमाद मौजूद है। यहाँ पे सियासी जमातों को देखना है ना कि हम अपना क्या किरदार अदा करें। एक तो वैसी सेंसिटिविटी है, लोगों का एतमाद हमने बहाल करना है। हम तो एटलीस्ट एक पेज पे हों, हम तो जो है वो नताइज तस्लीम करें। नहीं, यकीनन यही बात है कि वो तो खैर मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की गहमा गहमी, अपोजिशन मौजूद नहीं है, अपोजिशन की पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। दो ही पार्टीज हुकूमतों में बैठी हुई, अगर वो इलेक्शन की गर्मा गर्मी पैदा नहीं करेंगी तो जाहिर है वो इलेक्शन नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन और सेकंड वजह वही मराहल हैं। आखिरी मरहला जब गुजर जाएगा तो आपको ऐसी गर्मा गर्मी नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि शफाफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन के थ्रू जायज़ नुमाइंदे जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों लोगों के, उनका आना, उनके साथ बैठ के हुकूमतें बनना या हुकूमत का बनना, और उसके बाद इस मसले को सेटल करने के लिए वही हुकूमत उनसे बातचीत करे। मैं कहता हूँ कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं बेगराज साहब से एक बार डिस्कस करना चाहूँगी। सर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कहते किसको हैं? अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयानात को देखें, वो बड़े मुतमईन हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें आज़ादाना, मुनसिफाना और बिल्कुल क्लियर एंड कट हुई हैं, कोई भी धांधली नहीं हुई है। हम उनके बयान को देखें या पीपल्स पार्टी के बयान को देखें, नून लीग को देखें, हम किसको कह सकते हैं कि ये जो बात कह रहा है ये 100% यकीनी है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? उमा, बात यह है कि क्या किसी कैंडिडेट ने भी कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है? लीडरों को छोड़ें आप, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनमें से तो किसी बंदे ने नहीं कहा कि मेरे हल्के में धांधली हुई है। ना ही किसी ने जाकर कोई दरखास्त दी है। और इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खुला है और अभी तक तो किसी के, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक किसी, ना पीपी के कैंडिडेट ने, ना नून लीग के। बाकी ये है कि आपको याद है अभी जीबी में इलेक्शन हुए हैं, वहां तो नून लीग ने तो नहीं कहा कि इलेक्शन जो है चुराया गया है या यहाँ पर जो है वो धांधली हुई है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके कमर उस्मान कायरा साहब, दूसरे लीडर सारे जो हैं वो खामोश हैं।
ये सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया है, और उनका जो बयान है उसके उनके सियासी तकाजे हैं। वो उनको टास्क मिला था कि आपने आजाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने हैं। अब ज़ाहिर है नून लीग भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई जीते होंगे वहां नून लीग, सही। ना ये को कारकर्दगी की बुनियाद पर हारे हैं। बात यह कि इस वक्त जो फजा है वो चली गई है प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान। जी बिल्कुल। लिहाजा कोई जितना बड़ा प्रो पाकिस्तानी बनकर आएगा पार्टी और कैंडिडेट, उतने ही उसे वोट मिलेंगे। इस एक्शन कमेटी के बयानात और इनके यूट्यूबर्स और इनके लंदन के जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स और मुजाहरों की वजह से वहां का जो मुहिब्बे वतन कश्मीरी है वो अपने आप को डिटैच करना चाहता है इस जत्थे से। इसलिए वो गुस्से के अंदर आकर नून लीग को जो है वो वोट देगा और दे रहा है। और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि मुजफ्फराबाद भी ठीक रहेगी नून लीग। हाँ, जब पहुंच जाएंगे तो वहां मुकाबला जो है वो उल्ट सकता है बिल्कुल, और वहां रेशो बदल सकती है कि अगर एक्शन कमेटी वाले अपना हमदर्दी का वोट पीपी को दिलवा दे तो ठीक। फिर पीपी जो है वो अपसेट कर सकती है। फिलहाल जो मुकाबला है वो पाकिस्तानियत का मुकाबला है। कौन इलाके पाकिस्तान के ऊपर डट के खड़ा है बहादुरी के साथ, और कौन जो है वो ज़ौफ और कमजोरी दिखा रहा है। ये है नफसियाती मुकाबला इस वक्त कश्मीर के अंदर। ठीक, आपको क्या लगता है कौन इस मुकाबले को जीतेगा फिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक गलती हो गई। पहले उनके वजीर आजम जो थे उन्होंने डट कर कहा, उन्होंने जो है उसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया, उस बिल पर दस्तखत किए। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा उन्हें, तो उन्होंने आए बाएं दाएं जो है वो आए बाएं शाएं करना शुरू कर दिया। और बिलावल साहब जो है उन्होंने ये जो बयानात दिए ना ये एक्शन कमेटी के हक में और इन लोगों के हक में, उससे जो है वो जो प्रो पाकिस्तानी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और जज्बाती पाकिस्तानी जो है उस वो जो है वो आ गया एक्शन में। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नून लीग को उसकी कारकर्दगी की वजह से वोट नहीं मिला, ठीक। लेकिन मीरपुर ने हैरान कर दिया कि वो कश्मीरी जो कि अक्सरियत है 95 ठीक हो गया। 7%। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान को दरपेश संगीन दहशतगर्दी के चैलेंज के हवाले से। इससे निबरत आजमा होने के लिए जो स्ट्रैटेजी और जो पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, उसके साथ साथ जब हम आम आवाम की बात करते हैं और फॉल्स नैरेटिव की बात करते हैं, उसको ख़त्म करना, उस प्रोपेगेंडे से बचना कितना ज़रूरी है। इब्राहिम बेग साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो लोगों को भड़काने की बातें की जा रही हैं, सर इससे निमटने के लिए जो शऊर उजागर करने की बात जब हम कहते हैं, तो पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिसको इनकलकेट किया जा सकता है और जिसके हवाले से बात करके लोगों में शऊर और आगाही डेवलप की जा सकती है। अच्छा मैडम, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेके इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें हमारी अपनी पॉलिसीज़ भी वार एंड टेरर, टेररिज्म, अफ़गानिस्तान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, सब गलत रही है। हमें उसको भी सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम आगे कोई गलती ना कर सकें। ठीक है। देखें, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी वो हमारी नहीं बनती थी, उसका हिस्सा हम बने, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दंगल बन गया, एक टेररिज्म का, एक जिहाद का दंगल पूरा मेला सज गया अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, जिसका हम हिस्सा रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक बात। और दूसरा ये है कि वार एंड टेरर जब 9/11 के बाद शुरू होती है तो उस वक्त भी अगर हम उसको ईमानदारी के साथ लड़ लेते, अगर हम गुड तालिबान बैड तालिबान के चक्कर में ना पड़ते, ठीक। अगर हम तालिबान में कोई फ़र्क, आज आप मुझे बताएं क्या फ़र्क है तालिबान के अंदर? कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलके आपके खिलाफ जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपने दुश्मन, जिसको दुश्मन वो समझते थे इंडिया, इजराइल, उसको भी साथ मिला के आपके खिलाफ जंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पॉलिसीज ये गलत थी भाई। हमने वार एंड टेरर ईमानदारी के साथ अमेरिका के साथ मिल के लड़ लेते, 2 नंबरी यहाँ पे ना करते। कुछ हुकूमतों ने, कुछ लोगों ने 2 नंबरियाँ की, जिसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। एक बात तो ये होगी। लेकिन सर अभी आप इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे, जो करंट सिनेरियो है उसमें अफगानिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है?
देखिए, अफ़गानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, आप पे डायरेक्ट देखिए हज़ारों किलोमीटर आपका बॉर्डर है। सही। यहाँ पे वही बिरादरी है, वहाँ भी वहाँ बिरादरी है, यहाँ पे भी वही लोग हैं, वहाँ पे भी वही लोग हैं। ठीक। बल्कि इस तरह से हुआ है कि यहाँ पे जो तालिबान रहे हैं बाहर के, उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की हैं, शादी गमी हर चीज़ उनका साथ है बाकायदा। इसका मतलब ये हुआ उस बॉर्डर को भी वो ज़ाहिर है वो मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि दोनों तरफ एक ही लोग हैं, आना जाना स्मगलिंग हर चीज़ टेररिज्म करना चाहते हैं। एक बात हो गई। ठीक हो गया। और सेकंड ये है, देखिए फोर्सेस तो अपनी जगह पे लड़ाई लड़ रही है। फोर्सेस चाहे वो तालिबान हूँ, चाहे आज के तालिबान हूँ, इंडिया और इजराइल के साथ मिलके आपके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके ख़िलाफ़ सख्त, जिसको आप कह सकते हैं आप पे एक भारी वक्त है इस लिहाज से कि इंडिया इन्वॉल्व है, उसके पास रिसोर्सेज है, उसके साथ उसकी वजह से इजराइल इन्वॉल्व है, उसके पास रिसोर्सेज है, बॉर्डर बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक। लंबी ट्रेनिंग है जिहाद की। उन लोगों जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके पास लंबी जिहाद की, लड़ने की, टेररिज्म की एक पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद है, एक पूरा बैकग्राउंड मौजूद उसमें भी है। हम देखते हैं कि एक फॉल्स नैरेटिव अपनाया हुआ है। सर, आपने जो बात की उससे मैंने यही अखज़ किया कि इलाकाई ताउन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नागुज़ीर है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने दोनों मेहमान गिरामी का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह ने के बाद।